टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे डिस्कस कर रहे थे। उस पे इस यूनिट पे आज ये तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है। इस यूनिट पे ये तीसरा लेक्चर होगा। जो मैं पीछे चीज़ें बता चुका हूँ वो आपको थोड़े बहुत रिकॉल करनी होंगी इसको समझने के लिए। ओके, ये मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप जो 1-1.5 घंटे का वीडियो है उसको क्विक वे में 15-20 मिनट में मैं आपको समराइज कर सकूँ और आपका भी समय बचे। ओके, और नोट्स कैसे बनाना है इसका आइडिया भी आपको मिले। तो एक साथ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पूरा कर रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेडक्वार्टर एंड फील्ड ऑफिस रिलेशन। जो मुख्यालय और फील्ड कार्यालय संबंध होता है उनके बारे में हम लोग हेडक्वार्टर फील्ड ऑफिस रिलेशन कि जो मुख्यालय और जो कार्यालय होता है सबसे छोटे लेवल पे उसके बीच का संबंध क्या होता है। क्योंकि कोई भी संगठन होता है तो उसमें आप देखोगे एक हेडक्वार्टर होगा, फिर रीजनल ऑफिस होगा, फिर और भी ऑफिसेज होते हैं जिन्हें हम लोग आमतौर पे लोक प्रशासन की भाषा में फील्ड ऑफिस या फील्ड कार्यालय कहते हैं। राइट। तो जैसे जैसे संगठन का अपना कार्यदायित्व तो बढ़ता चला जाता है, उसका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाता है, या उनका जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो भी है, अगर वो उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर जो ऑफिस होगा उसे नहीं कर पाएगा। राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा, हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, फिर हेडक्वार्टर से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा रीजनल ऑफिस को, और रीजनल ऑफिस से फिर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा कहां पर, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो फील्ड ऑफिसर्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो सबसे छोटी यूनिट होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी इंश्योर करते हैं। जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो गुड्स प्रोवाइड कर सकता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं या डिलीवर की जाती हैं अपने टारगेटेड कस्टमर बेस कहें या आप बेनिफिशियरीज कहें, ऑडियंस कहें, जो भी है, तो उनको जो आप वस्तु और सेवाएं देना चाहते हैं उसकी इस जो एक प्रॉपर डिलीवरी होना चाहिए। राइट। उसके लिए हमें ऑफिसर्स की जरूरत होती है। तो पहला हमारा जिससे इसमें सवाल है इस टॉपिक में कि व्हाट इज फील्ड ऑफिस। तो फील्ड ऑफिस क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच मेक श्योर द स्मूथ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is promised by the organization to the targeted audience। ये किसी भी संगठन की सबसे छोटी इकाई होती है जो संगठन द्वारा पहले से वादा की गई वस्तु और सेवाओं के सही ढंग से वस्तु और सेवाओं की पहुंच टारगेटेड ऑडियंस तक, लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक। अगला सवाल जिसमें बनता है व्हाट इज द नीड ऑफ फील्ड ऑफिस। इसकी जरूरत ही क्या है, आखिर हमें छोटे कार्यालय क्यों चाहिए होते हैं, फील्ड ऑफिसेस हमें क्यों चाहिए होते हैं। तो फील्ड ऑफिसेस होने के या उसकी जो नीड है उसके पीछे कई पॉइंट्स बन सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ नीड ऑफ द फील्ड ऑफिस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में फील्ड कार्यालय के होने के कई बिंदु हैं जिन्हें निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग। चाहे तो आप इन्हें एक पॉइंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और चाहे तो एक आप सर्कल बना दें, वहां बीच में लिख दें ऑर्गेनाइजेशन, और साइड में इस तरह से आप बना सकते हैं। राइट, एज यू विश। तो अगला हमारा जो सवाल है व्हाट इज द नीड ऑफ फील्ड ऑफिस। जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं इनकी जरूरत क्या होती है, तो उन्हें हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई हैव एक्सप्लेन्ड। पहला पॉइंट, डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करना। राइट। अब मान लीजिए कि आपका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और आपको जो डिलीवरी देनी है वो लखनऊ में देनी है। तो अब दिल्ली से डायरेक्ट डिलीवरी अगर लखनऊ आएगी तो नहीं संभव हो पाएगा आपको, और बहुत समय लग जाएगा, जबकि लखनऊ का जो कस्टमर है वो इतना वेट नहीं करेगा, वो किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएगा, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है या बेनिफिशियरीज है वो आप तक बना रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि डिलीवरी क्विक होनी चाहिए। तो क्विक डिलीवरी होने के लिए क्या हो चाहिए, हमें एक नियर बाई ऑफिस चाहिए। तो दिस इज द नीड ऑफ, या दिस इज द रेलिवेंस ऑफ द नीड ऑफ द फील्ड ऑफिस। तो पहला हो गया डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द क्विक मैनर। राइट, त्वरित रूप से वस्तु और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा, क्रिएटिंग कस्टमर बेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए उपभोक्ता वर्ग तैयार करना।
आप जितने ज्यादा किसी के फील्ड ऑफिस पास में होंगे वो उतना ज्यादा कस्टमर बेस बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा एसबीआई की सफलता के पीछे का राज क्या है कि आप किसी भी गांव में जाएं, गांव देहात में जाएं, कोई बैंक हो या ना हो, आप दूर दराज एरिया में फंस गए हैं, एसबीआई आपको वहां मिलेगा। तो जितने आपके फील्ड ऑफिसेस होंगे, जितना माइक्रो लेवल पे आप पेनिट्रेट करेंगे मार्केट में, उतना ज्यादा आपका जो कस्टमर बेस है वो बन जाएगा। तो ये आपको मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, संगठन के लिए उपभोक्ता वर्ग का आधार तैयार करना, राइट, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रूप में समाज के अंदर तक व्याप्त हो जाते हैं। तीसरा, डिलीवरिंग द वर्क, डाइल्यूटिंग द वर्कलोड ऑफ द हेडक्वार्टर, राइट, ये मुख्यालय के कार्य बोझ को कम करते हैं। अगर सारा काम हेडक्वार्टर ही करेगा तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, उनके वर्कलोड को भी, उनका जो कार्य बोझ होता है उसको कम करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। रियलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर गवर्नेंस, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको भी सुनिश्चित करते हैं। क्यों? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए जरूरी है कि इंसान को वक्त पर जो वस्तु और सेवा मिलनी चाहिए, राइट, अगर बेवक्त वो मिली तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गुड गवर्नेंस भी तभी इंश्योर हो सकता है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसे इलाज समय से मिलना चाहिए, अगर कोई कानूनी रूप से कोई परेशान हो रहा है तो उसे न्यायालय तक पहुंच बहुत कम समय में होनी चाहिए, अगर कोई अपने बच्चों की शिक्षा देना चाहता है तो बच्चों के स्कूल कोई मतलब 50-60 किलोमीटर की दूरी पे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर स्कूल नहीं छोटे बच्चों को भेज पाएगा। तो वेलफेयर गवर्नेंस को भी इंश्योर करने के लिए सुनिश्चित ये जरूरी हो जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, उसमें फील्ड ऑफिसर्स का होना बहुत जरूरी है, क्यों, तभी आप वेलफेयर गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन द गवर्नमेंट। जैसे आप पंचायती राज देखोगे तो अब प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के पूरे गांव-गांव में क्या हो रहा है डेवलपमेंट वो नहीं देख सकता है। तो आपने देखा है कि हम राजधानी से राज्य के स्तर पे आते हैं, राज्य की राजधानी से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर ब्लॉक लेवल पे जाते हैं और ब्लॉक लेवल से विलेज लेवल पे जाते हैं। तो जैसे आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो आइए, जो फील्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट होता है ये विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा देता है, विच इज द नीड ऑफ द आवर ऑफ टुडेज डेमोक्रेसी, जो आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द गवर्नेंस एंड द सिटीजन। जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं वो सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को भी पाटते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स which you can explain in the favor of the need of the field office। ये वे बिंदु हैं जो आप फील्ड ऑफिस की आवश्यकता क्या है उसके समर्थन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ये देखें कि जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है हेडक्वार्टर एंड फील्ड ऑफिस के बीच वो कितने तरह की होती है। मुख्यालय और फील्ड कार्यालय के बीच में संबंध के प्रकार हम लोग अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो गुलिक एंड उर्विक के अनुसार मुख्यालय और जो फील्ड कार्यालय होता है उसमें 3 तरह के संबंध हो सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड उर्विक देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हेडक्वार्टर एंड द फील्ड ऑफिस एंड विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग, जिन्हें निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। पहला, ऑल फिंगर्स। ऑल फिंगर्स मतलब सभी उंगलियां हैं, कोई भुजा नहीं है, यानी सभी बराबर है। तो आप देखोगे यहां मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, ये हेडक्वार्टर, ये रीजनल ऑफिस, ये फील्ड ऑफिस, ये फील्ड ऑफिस। फील्ड ऑफिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सबसे छोटी यूनिट। तो जो हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस की दूरी है वही रीजनल ऑफिस से पहले फील्ड ऑफिस की दूरी है और वही रीजनल ऑफिस से दूसरे फील्ड ऑफिस की दूरी है। तो जब कभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के कार्य से जुड़ा हो, ऐसा कोई संस्थान जो कल्याण और विकास के मुद्दों से जुड़ा हो, तो उसमें क्या होगा, हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस की दूरी समान होनी चाहिए, रीजनल ऑफिस और फील्ड ऑफिस की दूरी समान होनी चाहिए। तो एक तरह का ये हो सकता है एक रिलेशनशिप ऑल फिंगर्स। सेकंड, स्मॉल आर्म लॉन्ग फिंगर्स। स्मॉल आर्म लॉन्ग फिंगर्स का अर्थ क्या है, हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस तो कम दूरी पर होगा, लेकिन रीजनल ऑफिस से जो फील्ड ऑफिस होंगे वो काफी दूर दूर होंगे। जैसे आप देखोगे तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे अभी आपने सरकार नया कानून लाई है कि आपको एक जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए बोला है कि आपको अपना एक जो नुमाइंदा है, पर्सन है, तो यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा जो ग्रीवेंस का रिड्रेसल करेगा, जो परेशानियां हैं उनके बारे में वो करेगा। हम कंपनी से रिलेटेड कोई कंप्लेन होगी तो उसको दर्ज करा सकते हैं। तो कंपनी जैसे मान लीजिए गूगल है, तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका यूएस में है,
लेकिन इंडिया में वो अपने कहीं ना कहीं किसी शहर में या कई शहरों में रीजनल ऑफिस बनाएंगे, राइट। तो हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस की दूरी तो कम हो सकती है, राइट। ये एग्जांपल थोड़ा सुटेबल नहीं होगा जो मैंने दिया, कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स वाला है, राइट। हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस की दूरी तो कम होगी, लेकिन रीजनल ऑफिस से जो फील्ड ऑफिसेस की दूरी होगी वो ज्यादा होगी। तो देखो ये जो आर्म है ये छोटी है और जो फिंगर्स हैं वो बड़ी हैं, इस टाइप के रिलेशन को बोला जाता है स्मॉल आर्म लॉन्ग फिंगर्स, राइट। जैसे किसी को ट्रेड एंड बिजनेस को अपना प्रमोट करना है, राइट, तो हेडक्वार्टर जो रीजनल ऑफिस होगा इन सारे फील्ड ऑफिसेस से जो इनपुट होगा वो ले लेगा और क्विक वे में वो हेडक्वार्टर तक इनपुट दे दिए जाएंगे कि ये कंपनी में दिक्कत आ रही है या ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इस तरह की प्रोडक्ट की हमें लॉन्च करने की आवश्यकता है या इस तरह के प्रोडक्ट हमको नहीं अभी लॉन्च करना चाहिए, मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। तो ये जो रीजनल ऑफिस होता है ये कई फील्ड ऑफिस से अपने क्या करता है इनपुट कलेक्ट करता है और वो इनपुट क्विक वे में कहां तक पहुंचाना होता है हेडक्वार्टर। तो रीजनल ऑफिस से हेडक्वार्टर के बीच की दूरी कम होगी, लेकिन रीजनल ऑफिस से फील्ड ऑफिस के बीच की दूरी ज्यादा होगी। ज्यादा दूरी क्यों होगी? क्योंकि जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं तो आप चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया में आप पेनिट्रेट कर सकें, जितना दूर तक अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें, ये मोटिव होता है किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार और वाणिज्यिक उद्देश्य से जुड़ा हो उसको बोलते हैं छोटी भुजा लंबी अंगुलियां। ये था सभी अंगुलियां और ये है छोटी भुजा लंबी अंगुलियां, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया में आप अपने आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस सेंटर खोलना चाहते हैं। थर्ड जो रिलेशनशिप हो सकता है लॉन्ग आर्म स्मॉल फिंगर, मतलब जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के बीच की दूरी वो तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन रीजनल ऑफिस बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट कर सके, जरूरत पड़ने पे तुरंत मदद भेज सके, सपोर्ट भेज सके। तो जो रीजनल ऑफिस से फील्ड ऑफिस के बीच की दूरी होगी, यानी जो फिंगर्स होंगी उनकी दूरी तो आप क्या देख रहे हो कम है, लेकिन रीजनल ऑफिस से हेडक्वार्टर के बीच की दूरी क्या होगी ज्यादा होगी। कि जैसे आप देखोगे कि हमारा जो सीडीएस है, जैसे सीडीएस बैठेगा दिल्ली में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके पहले क्या होता था कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते थे वो रिपोर्ट करते थे किसको, कैबिनेट को, कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते थे। कैबिनेट सेक्रेटरी कहां बैठ रहा है, दिल्ली में बैठ रहा है, और हमारे जो सेंटर्स हैं हमारे आर्म फोर्सेस के वो दूर दूर होते थे। तो आप क्या देखोगे कि जो हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस के बीच की दूरी तो ज्यादा हो सकती है, राइट, क्योंकि इनके बीच का जो डिसीजन होता है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस का, राइट, वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन रीजनल ऑफिस से फील्ड ऑफिस के जो बीच का रिश्ता होता है वो इमरजेंसी वाला भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, जहां स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, तो जब आप किसी रणनीतिक विषयों या हमारे सैन्य सेवाओं से संबंधित अगर कोई संगठन है तो वो जो संबंध होगा वो क्या होगा, लॉन्ग आर्म स्मॉल फिंगर्स, लंबी भुजा छोटी अंगुलियां टाइप का रिलेशन, राइट। ये हो गया हेडक्वार्टर फील्ड ऑफिस रिलेशनशिप। इतना जानने के अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, दो वर्ड आते हैं MOU और AOA, राइट। तो MOU के बारे में आप पहले जान लें कि MOU क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो MOU में क्या होता है, दिस इज अ रिटन पैक्ट बिटवीन द पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड द गवर्नमेंट। ये सरकार और जो लोक उद्यम होता है उसके बीच में लिखित अभिलेख होता है। इसमें होता क्या है, जब कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस कोई MOU साइन करती है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस फलाना कंपनी ने सरकार के साथ अभी MOU साइन किया है। तो MOU में एक्चुअली होता क्या है, तो MOU में ये चीजें होती हैं कि किसी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस को कुछ सर्टेन थिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ती हैं MOU में, जैसे कि Who am I? मैं कौन हूं, कंपनी अपना पूरा परिचय बताती है, राइट। सेकेंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ माई ट्रेड एंड कॉमर्स, मैं जो भी व्यापार या वाणिज्य कर रही हूँ कंपनी बताती है उसकी प्रकृति को बताती है। कंपनी अपने द्वारा किए जाने वाले व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति को बताती है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव, राइट, जो कंपनी का जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड एंड इंडिकेटर्स ऑफ द परफॉर्मेंस, उनका जो कार्य निष्पादन मूल्यांकन है इसके स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन के मानक और संकेतक, कि आप कंपनी को अगर इवेलुएट करेंगे तो हम ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे कंपनी को इवेलुएट किया जाएगा, राइट। फिर वेटेज ऑफ क्राइटेरिया,
कंपनी जब अपना इवेल्युएशन करती है तो अपने वो कुछ स्टैंडर्ड तय करती है कि हम इतना वेटेज मार्केटिंग को देते हैं, इतना वेटेज हम गुड गवर्नेंस को देते हैं, इतना वेटेज हम मैनेजमेंट को देते हैं, इतना वेटेज हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देते हैं। तो कंपनी जब अपना कोई स्टैंडर्ड देती है या अपना इवेल्युएशन करती है तो कई अलग अलग फैक्टर्स को वेटेज देती है कि जैसे मान लीजिए उसने 10 फैक्टर बनाए हैं, सबको 10-10 नंबर दिया है और बताया कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होगा कंपनी का वो 100 नंबर का होगा। जैसे किसी कंपनी ने सारी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कैपिटल फॉर्मेशन रेट भी अच्छा है एंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो ओवरऑल जो उसका अचीवमेंट होगा, जो टोटल मार्क्स होंगे, जो टोटल अचीवमेंट होगा उस कंपनी का क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। या मान लीजिए 10 में से 6 में अच्छा है तो उसमें 6 में अच्छा मार्क्स मिलेगा इवैल्यूएशन में, और जिन 4 में बुरा है उसमें कम मार्क्स मिलेंगे, तो ओवरऑल अचीवमेंट भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के पास भी एक पैमाना रहेगा कि ये वो एरिया है जहां पे हम लैग कर रहे हैं, हमको सुधार करना है। इसी तरह एक और चीज है एओए। एओए में क्या होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं जिनके आधार पे कंपनी रन करनी है। फिर मैं बता रहा हूं एओए क्या है। एओए वो नियम विनियम और प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर कंपनी चलाई जाती है। तो एओए इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर विच अ कंपनी इज रन, राइट। एंड इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें यह बताया जाता है हाउ कंपनी विल बी रन, कंपनी को कैसे चलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हाउ distribution of profit between the shareholders and the promoters of the company, and right, shareholders and promoters of the company, जो भी कंपनी को लाभ हो रहा है तो लाभ का बंटवारा जो प्रमोटर्स हैं और जो निवेशक हैं उनके बीच में बंटवारा कैसे किया जाएगा उसका तरीका स्पष्ट होता है। तीसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो शेयर होल्डर, जो प्रमोटर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये भी सब किसमें मेंशन किया जाता है, एओए में। आई होप फील्ड ऑफिस क्या होता है ये आप समझ चुके, फील्ड ऑफिस की जरूरत क्या है ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फील्ड ऑफिस हेडक्वार्टर के बीच का रिलेशन कैसा हो सकता है गुलिक एंड उर्विक के अनुसार, वो भी हम लोगों ने देख लिया, ये 3 तरह का हो सकता है। एंड इसके अलावा कंपनी से संबंधित 2 बातें जो हमें और जाननी चाहिए ये भी हमने जान ली। अब जो इसमें थोड़ा बहुत आपको मुझे बताना होगा वो कंपनी एक्ट 2013 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 5 से 6 मिनट में वो आपको डिस्कस कर दूंगा और फिर हम लोग नए यूनिट पे स्विच कर जाएंगे। मैं पीपीपी आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए उसको आगे इस पे नहीं करूंगा, मैं कल से नए यूनिट पे स्विच करूंगा। आप मेक श्योर नोट्स जरूर बनाएं और जितना संभव हो सके, वैसे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, यही चीजें लोग 1.5 से 2 घंटे लगाते हैं बताने के लिए, मैंने इसको 15 से 20 मिनट में बताने की कोशिश किया है, राइट। लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि जब आप नोट्स बनाएं तो जिस तरह से मैंने बताया ऐसे तो बनाएं और कोशिश करें कि आधे पेज में क्या आप इसे समराइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करें तो 70-80 पेज में पूरा आपका ऑप्शन खत्म हो जाना चाहिए रिवीजन के लिए। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।